प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर होंगे रवाना। बेस्टिल डे परेड में शामिल होने के साथ ही राष्ट्रपति मैक्रों के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत। सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी होगी मुलाकात। यूएई दौरे में पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ करेंगे बातचीत। ऊर्जा, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, रक्षा और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में होगी विस्तार से बात। इंडोनेशिया दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच में विदेश मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। कल वियतनाम, मलेशिया और इंडोनेशिया के विदेश मंत्रियों के साथ की बैठकें, साथ ही जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी किया संबोधित। नॉन फंजिबल टोकन NFT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के दौर में अपराध और सुरक्षा पर मंथन करने के लिए गुरुग्राम में आज से G20 सम्मेलन का होगा आगाज। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह उद्घाटन सत्र को करेंगे संबोधित। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आज के लिए रेड अलर्ट और दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर जाने से ऑरेंज अलर्ट किया जारी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बुलाई बैठक। और भारत वेस्टइंडीज के बीच जारी टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन। वेस्टइंडीज की पहली पारी 150 रनों पर सिमटी। भारत ने बिना विकेट खोए बनाए 80 रन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस और यूएई रवाना होने से पहले अपना प्रस्थान वक्तव्य जारी किया। इस वक्तव्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वक्तव्य में कहा गया कि आज फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना होने से पहले ये वक्तव्य जारी किया गया है, जहां राष्ट्रपति मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस के दौरे पर जा रहा हूं, ऐसा ये वक्तव्य जारी किया गया। फ्रांस दौरे पर बेस्टिल दिवस परेड समारोह में शिरकत करूंगा और साथ ही सम्मानित अतिथि के रूप में बेस्टिल दिवस परेड समारोह में हिस्सा लूंगा। प्रधानमंत्री की तरफ से प्रस्थान वक्तव्य ये जारी किया गया और अब से कुछ ही देर में यूएई की यात्रा पर रवाना होंगे, फ्रांस की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री। ये साल भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है, ऐसा वक्तव्य में कहा गया। साथ ही कहा कि दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में निकटता से सहयोग करते हैं। राष्ट्रपति मैक्रों से मुलाकात करने के लिए उत्सुक हूं, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। साथ ही आपको बता दें कि फ्रांस दौरे के दौरान भारतीय समुदाय से मिलने का मौका भी मिलेगा। तो प्रस्थान से पहले ये वक्तव्य जारी किया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रांस दौरे के बाद यूएई की यात्रा पर जाऊंगा। तो काफी खास और काफी अहम है ये फ्रांस की ये यात्रा। 2 दिनों की ये यात्रा रहेगी और उसके बाद में प्रधानमंत्री यूएई दौरे पर जाएंगे। और अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना होंगे अब से कुछ ही देर में। इस दौरान न केवल तमाम द्विपक्षीय मसलों पर विस्तार से बात होगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी विचार विमर्श होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 13 और 14 जुलाई को पेरिस का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि होंगे और इस परेड में तीनों सेनाओं के भारतीय सशस्त्र बलों का एक दस्ता भी हिस्सा लेगा।
तो अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों से औपचारिक वार्तालाप भी करेंगे। राष्ट्रपति मैक्रों प्रधानमंत्री के सम्मान में एक राजकीय भोज के साथ साथ एक निजी रात्रि भोज की भी मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी इस यात्रा में फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ साथ फ्रांस की सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। वो फ्रांस में भारतीय प्रवासियों, भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे। वहीं विदेश सचिव विनय क्वात्रा के मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी है और इस साल भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। इस रणनीतिक साझेदारी के कई स्तंभ हैं, जिसमें सुरक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु क्षेत्र में जुड़ाव, प्रौद्योगिकी साझेदारी, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और कई अन्य मुद्दे इसमें शामिल हैं। इस साल भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ भी है और प्रधानमंत्री की ये यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे तमाम क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा तैयार करने का अवसर भी प्रदान करेगी। तो फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को अबू धाबी के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत करेंगे। भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है और प्रधानमंत्री की ये यात्रा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, रक्षा और संस्कृति जैसे तमाम क्षेत्रों में इसे आगे बढ़ाने को लेकर के साधनों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगी। ये वैश्विक मुद्दों पर सहयोग स्थापित करने पर चर्चा करने का भी अवसर प्रदान करेगी। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति जयपुर में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी और इसी शाम वो जयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान की शाखा के तत्वाधान में राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित एक सेमिनार को भी संबोधित करेंगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, जहां विदेश मंत्री आज जकार्ता में आसियान फ्रेमवर्क के तहत आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच में विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। आसियान केंद्रित क्षेत्रीय विमर्श व भागीदारी भारत प्रशांत में आसियान की केंद्रीयता के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम सहित कई देशों के अपने समकक्षों के साथ कई बैठकें की, साथ ही द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। डॉक्टर एस जयशंकर ने कल लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेलुमक्से कोमासित से भी मुलाकात की। उन्होंने आपसी महत्व के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और द्विपक्षीय संबंधों तथा बहुपक्षीय सहयोग की भी समीक्षा की। एस जयशंकर ने कल वियतनाम के विदेश मंत्री बुय थान सोन के साथ भी बैठक की। इस दौरान व्यापार और निवेश, ऊर्जा, हवाई संपर्क और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की गई। दोनों ने समसामयिक क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जाम्बरी अब्दुल कादिर से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की और आसियान से जुड़े मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। वहीं डॉक्टर एस जयशंकर ने कल आसियान महासचिव डॉक्टर काओ किम होर्न के साथ बैठक की। उन्होंने भारत आसियान की व्यापक कूटनीतिक भागीदारी के विकास पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने वित्त, साइबर और समुद्री क्षेत्रों में भारत आसियान संवाद का सुझाव दिया। उन्होंने ऊर्जा, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में चल रहे कार्यों पर भी बातचीत की।
डॉक्टर एस जयशंकर और डॉक्टर हॉन भारत आसियान ट्रैक 2 का विस्तार करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्री ने कल जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरे संबंधों पर प्रकाश डाला। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। नॉन फंजिबल टोकन NFT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा के बारे में G20 सम्मेलन आज से हरियाणा के गुरुग्राम में शुरू हो रहा है, जहां केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन के समापन सत्र को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव संबोधित करेंगे। अमित शाह देश के 7 प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से साइबर स्वयंसेवी दलों को झंडी दिखाकर रवाना भी करेंगे। विशेष रूप से पहचान किए गए थे ये स्वयंसेवक समाज में साइबर जागरूकता पैदा करने, हानिकारक सामग्री की पहचान करने और उसे उजागर करने की दिशा में काम करेंगे। वे समाज को साइबर सुरक्षित बनाने में तकनीकी सहायता भी प्रदान करेंगे। गृह मंत्री इस अवसर पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे और सम्मेलन का मेडल भी जारी करेंगे, जहां सम्मेलन में G20 देशों, 9 विशेष आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों, प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों और विभिन्न क्षेत्रों में करीब 900 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। समाचारों में अब बात मौसम की करेंगे, जहां मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में रेड अलर्ट जारी किया है। इन राज्यों में तेज से बहुत तेज बारिश होने की आशंका को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रेड अलर्ट आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी। उत्तरी हरियाणा के कई हिस्सों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी पैदा हो गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें राज्य में किए गए राहत कार्यों से अवगत कराया। हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अंबाला जिले का दौरा भी करेंगे, जहां NDRF और सेना राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। प्रभावित लोगों तक खाना, पानी और जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है। वहीं सभी विभाग मरम्मत का काम करेंगे और अगले 24 से 48 घंटे में स्थिति सामान्य होने की भी उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में बारिश से राज्य की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं, जिससे आसपास के इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। तो हिमाचल प्रदेश के कारा में फंसे 25 भेड़ पालकों और 3 पर्यटकों को NDRF, ITBP, होमगार्ड पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। रविवार को कारा में 2 बार बादल फटे थे, जिस कारण ये लोग वहां फंस गए थे। कल NDRF इंस्पेक्टर प्रेम कुमार नेगी के नेतृत्व में संयुक्त बचाव दल की ओर से चलाए गए अभियान में सभी 28 व्यक्तियों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। वहीं दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। यमुना के पानी का स्तर 208.20 मीटर पर पहुंच गया है। राजधानी दिल्ली में यमुना के जलस्तर ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की, जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को भी पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। दिल्ली सरकार बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा रही है, तो वहीं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाढ़ की स्थिति पर आज दोपहर 12 बजे LG सचिवालय में दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक भी बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देशवासियों को सबसे पहले स्वच्छता का मंत्र दिया था और स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसे साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान भी शुरू किया। देश के कई शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों की तरह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भी इस अभियान के तहत कई सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाने की दिशा में अग्रसर नजर आ रहा है। किन्नौर जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत साफ सुथरा रखने के लिए कई सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत जिले के कल्पा और पूह ब्लॉक में
व्यक्तिगत शौचालयों का भी निर्माण किया जा रहा है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत कल्पा ब्लॉक में एक यूनिट की भी स्थापना की जा रही है और जिले में बड़ी संख्या में सिंगल पिट शौचालयों का भी निर्माण हो रहा है। प्रशासन द्वारा समय समय पर पंचायत स्तर पर स्वच्छता अभियान के तहत सफाई अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हर महीने के आखिरी सप्ताह में सफाई अभियान लगा रखा है, जिसमें समस्त ग्रामवासी, आशा वर्कर्स, क्लब के सदस्य, महिला मंडल सभी का सहयोग रहता है। हमारे गांव में जो है सफाई अभियान जो चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे गांव के समस्त ग्रामवासी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और युवक मंडल और मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और जो हमारे मंदिर परिसर के आसपास संपूर्ण परिसर को जो है साफ किया। किन्नौर जिले में स्वच्छ भारत अभियान निश्चित रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को न केवल पूरा करता नजर आ रहा है, बल्कि देश की छवि को सुधारने में भी ये सार्थक अभियान साबित हो रहा है। किन्नौर से सीताराम नेगी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज़ादी के कई दशक बीत जाने के बाद भी कई प्रदेश में ऐसे कई लोग हैं जिनके सिर पर एक पक्की छत भी मौजूद नहीं है। शहरों से लेकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग झुग्गी झोंपड़ियों और कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा ऐसे लोगों को पक्के मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई। हिमाचल के उपमंडल रोहडू में भी इस योजना से कई परिवार लाभान्वित हुए हैं। दिखाते हैं इसी पर खास की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य प्रत्येक पात्र परिवार को स्वयं का घर उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के शिमला जिले के रोहड़ उपमंडल में पात्र लोगों का चयन किया गया, जहां कई लोग कच्चे मकानों व झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे। आर्थिक रूप से कमजोर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले इन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक वरदान बनकर आई। योजना का लाभ ले रहे लोगों ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई, जिसकी मदद से आज उनके अपने पक्के घर बन सके हैं। किसी ने बोला वही ऐसे जुड़ना है, क्या कहते हैं, प्रधान आवास योजना में मकान मिलते हैं, तो मैंने भी सुना और मैं भी पंचायत चली गई। मैं कहा मेरा काम भी करो, बहुत बुरे हाल थे मेरे मकान के। समझते सर, जब गरीबों का भला हो रहा तो अच्छा है, ये अब अच्छा ही है अगर अच्छा कर रही है सरकार तो। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला और 2 किस्त मिली मेरे को, मिली 65,000 की, दूसरी मिली 52,000 की। जी हमारे को पैसे मिले 65,000 एक बारी और 52,000 दूसरी बारी मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान के लिए पैसा मिला, जिस वीक में कि मैंने 1,30,000 मिले मेरे को। उसमें सर मैंने 2 कमरे, 1 किचन, बाथरूम, इधर से हमारा रोड कच्चा है, उसमें क्या होता है 80,000 का तो मैंने सरिया लिया है लोगों से, फिर रोड़ी रेते के लिए खचरे लगानी पड़ी मैंने। उपमंडल रोहड़ के ब्रासली ग्राम पंचायत के सचिव सोनिका लता ने बताया कि उनकी पंचायत में कई परिवारों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से ये काफी कठिन स्थिति के लिए जाना जाता है। ऐसे में भवन निर्माण में मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा खर्च ज्यादा होता है। सरकार द्वारा इनको 2 किस्तें तो मिल चुकी और अच्छे से काम कर रहे हैं। बस थोड़ा जैसे थोड़ा रहेगी इनका मकान वो फिर क्लियर हो जाएगा। बाकी हम फिर जैसे इनका क्लियर होता है, हम दूसरे गरीबों को लोगों को भी हमने लिस्ट भेजी हुई है, जैसे दूसरे किसी का गया है उनको हम इसी तरह से देंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना निश्चित रूप से देश व प्रदेश के गरीब तबके को अपना पक्का मकान उपलब्ध करवाने में सफल साबित हो रही है। हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू से प्रदीप राही की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और समाचारों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं खेलों की, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत डोमिनिका में बुधवार को की गई। टीम इंडिया ने इस सीरीज के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 संस्करण में अपनी शुरुआत भी की। पहले टेस्ट के पहले दिन भारत का नाम रहा। उसने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 150 रनों पर ढेर कर दिया और इसके बाद खेल समाप्त होने के समय बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए। कप्तान रोहित शर्मा के साथ डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल नाबाद हैं। वहीं गेंदबाजी में अनुभवी रविचंद्रन अश्विन ने कमाल दिखाते हुए 5 विकेट हासिल किए। टेस्ट क्रिकेट में 23वीं बार उन्होंने किसी पारी में 5 विकेट हासिल किए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस दौरे के लिए इस वक्त रवाना हो चुके हैं और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे के लिए रवाना हुए हैं। 2 दिनों का प्रधानमंत्री का ये फ्रांस दौरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त फ्रांस और यूएई के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। 2 देशों के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काफी खास, काफी अहम उनका ये दौरा। और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुधाकर, क्या कुछ अपडेट्स हैं? तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो चुके हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा है कृतिका। हम जानते हैं कि सबसे पहले पीएम मोदी पेरिस पहुंचने वाले हैं। विशेष तौर पर उनको आमंत्रित किया है उनके मित्र राष्ट्रपति मैक्रो ने, फ्रांस के राष्ट्रपति। वो नेशनल डे फ्रांस का 14 जुलाई को होता है, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे और राष्ट्रपति मैक्रो के कार्यकाल में पहले किसी उन्होंने विदेशी अतिथि को बुलाया है नेशनल डे में एक गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सम्मान की बात भारत के लिए। निश्चित तौर पर पीएम मोदी जब जाएंगे तो एक उनका काफी व्यस्त कार्यक्रम रहने वाला है। कई अहम मुलाकातें होने वाली है। वो राष्ट्रपति मैक्रो के साथ जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं भारत और फ्रांस के, जिसकी हम जानते हैं कि सामरिक रिश्तों की 25वीं वर्षगांठ है, तो आने वाले 25 वर्षों के लिए पीएम मोदी ने जाने से पहले ये वक्तव्य दिया कि आने वाले 25 वर्षों के लिए इन रिश्तों को और कैसे प्रगाढ़ किया जा सकता है, किस तरह नई ऊंचाई पर पहुंचाया जा सकता है, उसको लेकर वो चर्चा करेंगे। उनकी मुलाकात फ्रांस के पीएम, नेशनल असेंबली और सीनेट के प्रेसिडेंट से भी होने वाली है। वो वहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी है और एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ फ्रांस, उनके साथ भी वो चर्चा करने वाले हैं। भारतीय समुदाय, एक वाइब्रेंट भारतीय समुदाय फ्रांस में रहता है, उनको भी पीएम मोदी संबोधित करेंगे। तो काफी उनका एक तरह से कह सकते हैं 13 तारीख को वो दोपहर में पीएम मोदी वहां पहुंचेंगे और 14 तारीख को रात में उनकी रवानगी भी होगी संयुक्त अरब अमीरात के लिए। तो बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए जा रहे हैं, लेकिन काफी सब्सटेंस, सब कह सकते हैं इस पूरे दौरे में काफी कुछ निकलने की उम्मीद है। एक भविष्य का रोड मैप अगले 25 वर्षों के लिए। तो साथ ही साथ ये जो एक दोस्ती है, इस दोस्ती का नया अध्याय कैसे लिखा जा सके, इसको लेकर बातचीत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हम जानते हैं कि 15 तारीख को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। उनकी मुलाकात वहां के राष्ट्रपति से होने वाली है और संयुक्त अरब अमीरात हम जानते हैं कि 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। लेकिन कितने आत्मीय संबंध है, खासतौर से यूएई के राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है। हम जानते हैं बीते साल भी G7 से लौटने के दौरान उन्होंने यूएई का दौरा किया था। तो एक तरह से उस दोस्ती को और भी कैसे मजबूत किया जाए, बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी रहते हैं यूएई में, तो उस लिहाज से भी कह सकते हैं कि बहुत अहम ये पीएम मोदी का एक दौरा, ऐतिहासिक दौरा कहा जाएगा। और भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, दुनिया में सामर्थ्य है, प्रभुत्व है, वो उसको और ज्यादा एक तरह से मजबूत करते नजर आएंगे इस दौरे के दौरान पीएम मोदी। जी, शुक्रिया सुधाकर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त
फ्रांस और यूएई के दौरे पर रवाना हो चुके हैं और उस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी खास और काफ़ी अहम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। और कल यानी कि 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री शामिल होंगे। और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि इस परेड में तीनों सेनाओं के भारतीय सशस्त्र बलों का एक दस्ता भी हिस्सा लेगा, जो लगातार वहां पर प्रैक्टिस करता हुआ नजर आया था। तो प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों से औपचारिक मुलाकात करेंगे, औपचारिक वार्ता करते हुए नजर आएंगे और देखना होगा कि किन किन अहम मुद्दों पर बातचीत होती है, क्योंकि फ्रांस और भारत का ये रिश्ता आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। तो इस रिश्ते को, इस दोस्ती को और कितनी मजबूती आगे आने वाले समय में मिलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से और ये रिश्ता कितना मजबूत होगा, ये वाकई देखना होगा। और इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।